वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे जाने की जो संभावना है प्रश्नों की, उन सभी के बारे में ज्योग्राफी से कुछ प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा सवाल है, ये हमारा सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लोहा और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यानी लोहा और इस्पात उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है। तो ये क्या आ जाएगा, जमशेदपुर। क्या आ जाएगा इसका आंसर, जमशेदपुर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें से मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। जैसे टाटा लोहा और इस्पात उद्योग, जो कि टिस्को भी बोलते हैं इसको, इसकी स्थापना 1907 यानी 26 अगस्त 1907 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 26 अगस्त 1907 की इसकी स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना दोराबजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। और इसकी स्थापना जो 1907 में हुई थी, 1907 से हम लोगों को एक अधिवेशन भी याद रखना चाहिए, जो कि उस अधिवेशन का नाम है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। क्या नाम है, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। को रिलेट करके हम लोग पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा हम लोगों को याद होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जमशेदपुर, जो कि इसकी स्थापना जो है टिस्को की स्थापना टाटा जमशेदपुर में है। टाटा लोहा और इस्पात उद्योग, इसकी स्थापना 1907 में किसने की थी, तो दोराबजी टाटा द्वारा स्थापित, दोराबजी जमशेदजी टाटा द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जिसके अंतर्गत कुछ स्टील संयंत्र की स्थापना की गई थी, मैं उन सब के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूं। जैसे दूसरी पंचवर्षीय योजना में एक भिलाई स्टील संयंत्र की स्थापना किया गया था। भिलाई स्टील संयंत्र की स्थापना किया गया था 1955 में। कब, तो 1955 में। और ये जो भिलाई स्टील संयंत्र की स्थापना है, ये आपका यूएसएसआर की सहायता से स्थापना किया गया था। ठीक है। ये जो भिलाई स्टील संयंत्र की स्थापना है, इसकी स्थापना 1955 में यूएसएसआर की मदद से किया गया था। यूएसएसआर की मदद से भिलाई स्टील संयंत्र की स्थापना किया गया था। एक और है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। ठीक है, जिसको जो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है, इसकी जो स्थापना है 1956 में हुई थी। और 1956 में ये यूनाइटेड किंगडम की मदद से 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। यूके की मदद से हुई थी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जो 1959 में हुई थी, और ये जर्मनी के सहयोग से हुआ था। किसके सहयोग से हुआ था, तो जर्मनी के सहयोग से हुआ था। ठीक है, जर्मनी के सहयोग से हुआ था, जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, जर्मनी के सहयोग से किसकी, तो राउरकेला की। ये राउरकेला इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है, राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला इस्पात संयंत्र के नाम से प्रसिद्ध है, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 में हुई थी। और ये जर्मनी की सहायता से हुई थी। किसकी सहायता से हुई थी, ये जर्मनी की सहायता से हुई थी। तो मैंने आपको 3 बताया। भिलाई स्टील संयंत्र की स्थापना, जो कि 1955 में हुई थी, 1955 में यूएसएसआर की मदद से। दूसरा से दुर्गापुर याद रखेंगे, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना ये हुई थी आपकी 1956 में, और ये यूके की मदद से हुई थी। ठीक है। तीसरा 1959 में स्थापना हुआ था। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी 1959 में, और ये जर्मनी की सहायता से हुई थी। ठीक है, ये जर्मनी की सहायता से हुई थी। तो पहला सवाल का आंसर मिल गया कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लोहा और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जमशेदपुर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं को भारत के बाहर बहने से कौन रोकता है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है, ये देखिए, ये सिंपली एक इंडिया का नक्शा अगर इस तरह से बनाया जाए तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है, दक्षिणी ये हो गया दक्षिणी, ये हो गया पश्चिमी। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं को भारत के बाहर बहने से कौन रोकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा हिमालय। हिमालय जो है वो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं को भारत के बाहर बहने से, यानी दक्षिणी पश्चिमी जो मानसूनी हवाएं बहती हैं उनको भारत के बाहर बहने से कौन रोकता है, तो हो जाएगा हिमालय। वर्ष के दौरान, यानी जब पूरे वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उत्क्रमण को क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं। ठीक है, मानसून किसको कहते हैं, मतलब वर्ष भर में अगर हवा की दिशा में जो मौसमी उत्क्रमण होता है उसी को हम लोग मानसून के रूप में जानते हैं। ठीक है, मानसून एक वर्ष के दौरान, जो मानसून एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में जो भी हवा है,
हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को संदर्भित मतलब उसको संदर्भित करता है। ठीक है, मौसमी उलटफेर को, जो हवा की दिशा है वो मौसमी उलटफेर को संदर्भित करता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हिमालय। कर्क पूछ रहा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में कर्क रेखा खालिस्तान से नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, पहला हो जाएगा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किससे नहीं गुजरती है, तो आपका हो जाएगा उड़ीसा से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, तो टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में 2 राज्य हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये 2 आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार देख लिया जाए, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो उत्तर में 8 डिग्री, उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। और जबकि बात करें पूर्वी देशांतर की तो 68, ठीक है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री सॉरी एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे नहीं लिखा रहा था। ठीक है, अब देखिए 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, एक सेकंड मैं लिखता हूँ यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यानी सीधा सा बात याद रखिए कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत की स्थिति है, जो कि भारत कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। ठीक है, जो हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और एक कौन हो जाएगा, मिजोरम का हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किससे नहीं गुजरती है, तो उड़ीसा से बेशक नहीं गुजरती है। अगला सवाल है सबसे पुराना भूभाग, जो कि गोंडवाना लैंड के टूटने से ही भारत का निर्माण हुआ है। आप लोगों को पता हो, जो कि गोंडवाना लैंड अफ्रीका में था और उसी से टूट करके गोंडवाना लैंड उत्पन्न हुआ भारत में, जिसे किस लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। जब ये गोंडवाना लैंड से टूटा तो अब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तो प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार इसको हम लोग बोलते हैं। ये जो आपका सवाल था। ठीक है, सबसे पुराना भूभाग गोंडवाना लैंड के टूटने और बहने के कारण उत्पन्न हुआ। ठीक है, आप लोगों को पता है कि अफ्रीका से भारत अलग हुआ है और अफ्रीका भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो टूट रहा है और अफ्रीका से ही टूट करके भारत अलग हुआ है गोंडवाना लैंड से, और अब इसे प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार सबसे पुराना भूभाग है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार जो है ये सबसे पुराना भूभाग है। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है वो सबसे ओल्ड है, यानी सबसे पुराना भूभाग, क्योंकि इसका जो निर्माण है मैंने अभी बताया कि गोंडवाना भूमि के टूटने और बहने के कारण हुआ, क्योंकि समुद्र तट के किनारे ही अफ्रीका और वहीं से टूट करके ये अलग हुआ और भारत का निर्माण हुआ। और उसी में एक गोंडवाना लैंड से अलग होकर किसका निर्माण हुआ, तो प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। ठीक है, पठार में 2 व्यापक विभाजन होता है। ठीक है, जो पठार होता है उसमें 2 प्रकार का विभाजन होता है, एक मध्य उच्च भूमि और एक दक्कन पठार, जो कि दक्षिण भारत को क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत में जो भूमि है उसको दक्कन पठार के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, दक्षिण जानते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जो आपका 5th नंबर सवाल, इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी आपकी जो है वो पश्चिम की ओर, ठीक है पश्चिम की ओर, ये देखिए आपका उत्तर, दक्षिण, पूरब, ये पश्चिम, यानी भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सब निम्नलिखित में से, ठीक है इन चारों में से जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये देखिए नर्मदा जो है निम्नलिखित में से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है। देखिए प्रायद्वीपीय नदी, एक बार में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि प्रायद्वीपीय नदी क्या है। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ वे नदियाँ हैं जो भारत के प्रायद्वीपीय पठारों और छोटी पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जो भारत के प्रायद्वीपीय पठारों और छोटी पहाड़ियों से निकलती हैं। और ये जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं ये गैर बारहमासी होती है, यानी इनमें साल भर पानी नहीं बरसता है। ठीक है, इनमें पानी हमेशा नहीं मिलता है और ये पूरे साल अपने जल के प्रवाह को बनाए रखने में असक्षम होती हैं। कुछ प्रसिद्ध प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, मैं उनके कुछ नाम बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे कावेरी नदी हो गई, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, महानदी और गोदावरी, ये सभी क्या है शामिल है।
और उनमें से कुछ पूर्व की ओर भी बहती है। ये जो प्रायद्वीपीय नदियाँ इनमें से कुछ पूर्व की ओर बह करके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जैसे इनमें हो जाएगी आपकी महानदी, ठीक है, ये महानदी प्रायद्वीपीय नदी है जो कि आपकी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और एक महानदी हो गई गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और आदि। ये तो होती है सभी पश्चिम की ओर नदियाँ हैं, ठीक है, लेकिन बहती ये है पश्चिम की ओर, लेकिन बह करके जा करके कहाँ मिलती है, गिरती हैं। तो ये आपकी बंगाल की खाड़ी में ये सारी नदियाँ करके गिरती है। और जो पश्चिम की ओर अन्य और भी अगर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बारे में हम बात करें तो नर्मदा हो गया, जो मैंने बताया, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, लूनी हो गया और माही हो गया। ये चारों ही नदियाँ ऐसी है जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। लेकिन इनमें से अगर सबसे लंबी नदी की बात किया जाए तो आपकी कौन सी नदी हो जाएगी, नर्मदा नदी हो जाएगी, जिसकी लंबाई लगभग 1310 किलोमीटर, जिसकी लंबाई लगभग कितनी है, तो 1310 किलोमीटर है। बाकी का याद नहीं रखना है। ऐसे लूनी नदी का 511 किलोमीटर है, बाकी मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। तो नर्मदा नदी का याद रखेंगे, 1310 किलोमीटर है। कितनी है, 1310 किलोमीटर है। और आप लोग माही नदी और ताप्ती नदी का जो लंबाई है वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगला सवाल है धुआंधार जलप्रपात। देखिए नाम से ही इसका क्या नाम है, धुआंधार जलप्रपात के बारे में पूछ रहा है कि ये जलप्रपात कहाँ पे है, धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी में है, ठीक है, नर्मदा नदी के पास है, ठीक है। कहाँ पे है, तो धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी में, वो मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में है, ठीक है, जबलपुर ज़िला या शहर जो भी हो, ठीक है। और ये जो ये नर्मदा नदी पर स्थित है, ये जो नर्मदा नदी पर स्थित है। और इसकी अगर ऊंचाई पूछा जाए, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। ये कहाँ पे है, तो जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, ठीक है। इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 30 मीटर ऊंचा है, ठीक है। नर्मदा नदी, ये नदी कहाँ बहती है, ये नदी मध्य प्रदेश और गुजरात में स्थित है। ये नदी कहाँ स्थित है, ये नदी मध्य प्रदेश और गुजरात, एमजी से याद रखेंगे, मध्य प्रदेश और गुजरात में ये नर्मदा नदी स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के नाम से भी नर्मदा नदी को जाना जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और ये अगर नर्मदा नदी का बात किया जाए तो अमरकंटक पठार से निकलता है, ठीक है। अमरकंटक पठार से और कौन कौन नदी निकलती है वो देख लीजिए। एक हो गया एक हो गया नर्मदा और एक हो गया महानदी। सोनम से याद रखेंगे, सोनम, देखिए SONAM, सोनम से याद रखेंगे, SO से क्या हो गया, सोन नदी, N से हो गया नर्मदा नदी, ठीक है, NA से नर्मदा नदी और M से महानदी। ये सभी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, तो अमरकंटक पठार से निकलती हैं। यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, कौन, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और ये खंभात की खाड़ी के रास्ते से होते हुए अरब सागर में जाकर के गिरती है, ठीक है। और अगला देखते हैं, जो अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में माना दर्रा, ठीक है, कौन सा दर्रा है, ये माना दर्रा इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ सवाल है, ये सभी ग्रुप डी में पूछा गया ये सवाल है। तो भारत के किस राज्य में माना दर्रा स्थित है, तो ये आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, ये आपका उत्तराखंड, ये उत्तराखंड में ही स्थित है, कौन दर्रा, तो माना दर्रा। अब ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं जो एकदम अंदर के प्रश्न हो। तो माना दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो माना दर्रा हिमालय पर्वत में ही स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। हिमालय पर्वत में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है, कौन, ये आपका माना दर्रा, ठीक है। माना दर्रा कहाँ पे है ये आपका, तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड में हो जाएगा, स्थित है माना दर्रा, जिसे एक और नाम से भी जाना जाता है, इसे चिरबिटिया, क्या कहते हैं इसे, चिरबिटिया दर्रा के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। चिरबिटिया दर्रा के नाम से भी इसके हम लोग जानते हैं। चिरबिटिया दर्रा के नाम से किसे जाना जाता है, तो माना दर्रा को जाना जाता है। माना दर्रा को एक और किस नाम से जाना जाता है, तो चिरबिटिया दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। माना दर्रा कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में, मैंने बताया आपको उत्तराखंड में ये है। माना दर्रा कहाँ पे, तो उत्तराखंड में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर स्थित है। कौन सी, नंदा देवी, इसे लिख देता हूँ, नंदा देवी, ठीक है। नंदा देवी एक बायोस्फीयर रिजर्व है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। और ये एक और सवाल देख लीजिए, यहाँ से मिल जाएगा, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। और इसी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर ही कौन सा दर्रा है, तो ये माना दर्रा स्थित है। अब यहाँ पे एक आसान सवाल है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली किस नदी के किनारे है, तो दिल्ली आपका हो जाएगा यमुना नदी के किनारे है।
यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, आप लोग याद रखिएगा। ये जो यमुना नदी है ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यह उत्तराखंड में बंदरपूछ चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है ये? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नदी में शामिल होने वाली मुख्य सहायक नदियाँ, अब देखिए इस नदी में जो यमुना नदी में है इसमें भी कुछ कुछ महत्वपूर्ण नदी हैं, इसको याद रखेंगे। जैसे सीन नदी, हिंडन नदी, बेतवा, केन और चंबल शामिल है। अगर पूछा जाए कि यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो टोंस नदी। कौन सी हो जाएगी? टोंस नदी। यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है तो टोंस नदी। और यमुना नदी की जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जैसे सीन नदी हो गया, आपका हिंडन नदी हो गया, बेतवा नदी हो गया, केन और चंबल, ये सभी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यमुना नदी। बाण सागर बांध, जो बाण सागर बांध है वो किस नदी पे बना है? बाण सागर बांध किस नदी पे बना है? तो देखिए बाण सागर बांध जो है ऑप्शन से तो कंफ्यूज हो जाइएगा, लेकिन जो बाण सागर बांध है ये सोन नदी पर बना है। किस नदी पे बना है ये? बाण सागर बांध सोन नदी पे बना है। देखिए कुछ बांध ऐसे हैं जिसे याद रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे हीराकुंड बांध। ये पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो ये हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पे है ये? उड़ीसा राज्य में है, महानदी पे स्थित है। तो बाण सागर बांध सोन नदी पे है। हीराकुंड बांध महानदी पे है। ठीक है, हीराकुंड बांध कहाँ पे है? ये हीराकुंड बांध महानदी पे है। टिहरी बांध कहाँ पे है? तो भागीरथी नदी। ठीक है, टी से टिहरी बांध भागीरथी। टीबी से याद रखेंगे टीभी से। ठीक है, टीभी। ठीक है, टीभी याद रखेंगे, टीभी से टी और भी से भागीरथी। ठीक है, भी से भागीरथी, टी से टिहरी। तो टिहरी बांध कहाँ पे हो जाएगा? तो ये आपका टिहरी बांध भागीरथी नदी पे हो जाएगा। अगला है कल्लन लांद, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसमें से कुछ मैं बताता हूँ। ये सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है? तो ये गुजरात में नर्मदा नदी पे है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पे है। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पे है, हिमाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से क्या एक अजैविक संसाधन है? अजैविक यहाँ पे पूछ रहा है, अजैविक संसाधन। तो पहले जानिए कि ये अजैविक संसाधन होते क्या हैं। तो ये अजैविक संसाधन वे सभी वस्तुएं जो निर्जीव वस्तुओं से बनी होती हैं। ठीक है, जो निर्जीव वस्तुओं से बनी होती हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है? अजैविक संसाधन कहा जाता है। अजैविक संसाधन कहा जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो चट्टानें हो गई, धातुएं हो गई, भूमि, पानी, खनिज इत्यादि, ये सभी क्या हैं? ये सभी निर्जीव वस्तुएं हैं और इन्हीं सभी से मिलकर जो पदार्थ बनते हैं, जो वस्तुएं बनती हैं, उन्हें अजैविक संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक अजैविक संसाधन है? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? खनिज पदार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? खनिज पदार्थ हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या है? मिट्टी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण नहीं है? अब देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं आपको मिट्टी बनाने के लिए। तो मिट्टी बनाने के लिए राहत, जलवायु, ज्वारीय प्रभाव या आपका क्या हो जाएगा? मूल द्रव्य, इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ज्वारीय प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ज्वारीय प्रभाव। मिट्टी बनाने के लिए ज्वारीय प्रभाव की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए मिट्टी पृथ्वी की सतह को, मतलब मिट्टी पृथ्वी की सतह को घेरने यानी उसको कवर करने वाली सामग्री की पतली जो एक परत होता है। ठीक है, और चट्टानों के अपक्षय से बनता है, टूटने फूटने से बनता है। ठीक है, पूरी मिट्टी सतह से इसकी सबसे कम गहराई तक इन 5 कारकों के परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। 5 कारक कौन कौन से हैं? देखिए इन 5 कारकों का होना जरूरी है। जैसे मूल द्रव्य हो गया, फिर आपका जलवायु हो गया, समय भी लगता है, यानी मनुष्य सहित मनुष्य की जरूरत पड़ती है, जीव, राहत और या स्थल की जरूरत पड़ती है, और मूल द्रव्य मैंने बताया। ठीक है, यानी मिट्टी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ज्वारीय प्रभाव की जरूरत नहीं पड़ती है। निम्नलिखित में से क्या एक खरीफ फसल है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। खरीफ फसल के बारे में बताना है आपको कि निम्नलिखित में से क्या खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल का उदाहरण आपसे पूछ रहा है। तो खरीफ फसल में क्या क्या आते हैं? खरीफ फसल जैसे चावल, ज्वार, सोयाबीन, कपास, बाजरा और मक्का, ये सभी खरीफ फसल में
खरीफ फसल में आते हैं। खरीफ फसल का अगर हम बात करें तो कब, अप्रैल और मई के बीच में इन्हें बोया जाता है। खरीफ फसलों को अप्रैल और मई महीनों के बीच में इन्हें बोया जाता है खरीफ फसलों को। इनमें खरीफ की फसल में चावल, ज्वार, सोयाबीन, कपास, बाजरा और मक्का, ठीक है। तो निम्नलिखित में से क्या खरीफ फसल का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा? मक्का हो जाएगा, यानी जिसे मकई बोला जाता है। आम भाषा में, देहाती भाषा में क्या बोलते हैं इसको? मक्का को मकई बोलते हैं, ठीक है। तो खरीफ फसल का उदाहरण एक मकई भी हो जाएगा। और अगर रबी, इसमें से एक और चीज़ होता है जैसे रबी की फसल जानना भी ज़रूरी है कि रबी की फसल कौन कौन से रबी की फसल में आती है। तो ये ठंड के मौसम में इन्हें बोया जाता है। जो रबी की फसलें होती हैं इन्हें ठंड के मौसम में सितंबर और अक्टूबर में लगभग ठंडी का शुरुआत हो ही जाता है, और इन्हें सितंबर अक्टूबर में बोया जाता है और जनवरी के लगभग इन्हें काट लिया जाता है। तो अगर हम बात करें रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो जैसे गेहूँ हो गई, दालें हो गई, जौ हो गई, ठीक है, सरसों, ये सभी आपकी आती हैं रबी की फसल में। कुछ जैद की फसलें भी जान लेते हैं। जैद की फसलें में जैसे तरबूज खाते होंगे, खीरा, कद्दू, ये सभी क्या है? कद्दू, खीरा और तरबूज, ये सभी जैद की फसलों में आती हैं, ठीक है। कपास सबसे, देखिए अगला सवाल पढ़ते हैं। कपास सबसे अच्छी काली लावा मृदा पर उगाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? पूछ रहा है कि कपास जो हम लोग काली लावा मृदा पर उगाते हैं, इस काली मृदा को और किस मृदा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर मृदा को ही काली मृदा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रेगुर मृदा को ही काली मृदा के नाम से जाना जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक है, क्योंकि इनमें आर्द्रता की प्रचुरता होती है। इनमें आर्द्रता बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, और यह आग्नेय चट्टान के लावा अपक्षय से बनता है, और फिर ज्वालामुखी, देखिए फिर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद इस लावा के ठंडा होने से बनता है। ये जो काली मिट्टी, जो रेगुर मिट्टी है, जैसे कहीं ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद वो लावा जो निकलता है वो तो ठंडा हो जाता है, वो तो हवा में नहीं उड़ जाएगा, और ठंडा होने के बाद वो जम जाता है, ठीक है। उसी जमने के बाद ये क्या होता है? ये फिर रेगुर मिट्टी बनता है, और इस मृदा की बनावट और संरचना इसी लावा के कारण बनती है। अब दक्कन के पठार में मृदा मौजूद जो कि काली बेसाल्ट मृदा है, इसमें लौह की मात्रा और आर्द्रता की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें अच्छी मात्रा में क्या होता है? इसमें अच्छी मात्रा में आपका ये चूना होता है, आपका चूना हो जाएगा, फिर आपका मैग्नीशिया हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा? एल्यूमिना होता है, ठीक है। इसीलिए जो रेगुर मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, वो कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, कपास की खेती के लिए, ठीक है। और एक और मृदा होती है लेटेराइट मृदा, ठीक है। लेटेराइट मृदा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ लेटेराइट मृदा के बारे में। लेटेराइट मृदा चट्टानों के टूटने से बनता है। यह मृदा समतल उच्च भूमियों पर भी पाया जाता है, और ये जो लेटेराइट मृदा ये किसके लिए मतलब उपयोगी ज़्यादा होता है? तो यह चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, इन सब की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक है। अब देखिए आज का जो ये देखिए, अब ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। पहले बोल रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार के गेज का प्रयोग किया जाता है? जैसे रेलवे की ट्रैक भी बहुत प्रकार की होती है, जो गेज होता है उसका अलग अलग प्रकार होता है, जैसे ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, विशेष गेज। लेकिन अब बहुत सारे गेज को हटा करके सिर्फ एक ही गेज का प्रयोग किया जा रहा है। तो पूछ रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में कौन से गेज का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में जगह बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ पर नैरो गेज का प्रयोग किया जाता है। कौन से गेज का प्रयोग किया जाता है? नैरो, यानी बहुत ही कम मात्रा में गेज का प्रयोग किया जाता है। और इस नैरो गेज यानी जो ये रेलवे ट्रैक है, इनकी बीच की अगर दूरी की बात किया जाए तो 2 फीट लगभग 6 इंच होती है, ठीक है। 2 फीट 6 इंच होती है, ठीक है, किसकी? नैरो गेज की, ठीक है। अब देखिए एक रेलवे है दार्जिलिंग माउंटिंग रेलवे, ठीक है। दार्जिलिंग माउंटिंग रेलवे ने 24 जुलाई को, ठीक है, 24 जुलाई, एग्जैक्ट डेट शायद 23-24 जुलाई होगा, 2008 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। क्यों? क्योंकि इस तरह से वहाँ पे बनाया गया है कि बहुत ही मुश्किल से बनाया गया है। तो इसलिए मैंने गेज का बात हुआ था, इसलिए मैंने दार्जिलिंग रेलवे के बारे में थोड़ा सा बता दिया, और ये विश्व धरोहर में भी शामिल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो किस प्रकार के गेज का प्रयोग किया जाता है? तो आपका ब्रॉड गेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए एक और लास्ट सवाल है कि झीलों की रानी के नाम से भी प्रसिद्ध सस्थाम कोटास, ठीक है, क्या है?
सस्थाम कोटास इसका नाम है, सस्थाम कोटास झील। ये भारत में कहाँ पे है? देखिए ये ऐसा पूछा हुआ सवाल है, ये ऐसा पूछा हुआ सवाल है, वो भी किस में? ग्रुप डी में पूछा जाता है, जो कि लेवल 10th का ये जॉब है और इसमें ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो झीलों की रानी के ना अब नहीं कहा जा सकता है कि आपको कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए हर प्रकार के प्रश्न को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो झीलों की रानी के नाम से भी प्रसिद्ध सस्थाम कोटास झील, कौन सी? सस्थाम कोटास झील भारत के किस राज्य में, यानी भारत में कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है, केरल में है, कर्नाटक या महाराष्ट्र में है? तो ये आपका केरला में है, ठीक है। ये कहाँ पे? आपका केरला में। इसे झीलों की रानी के रूप में झीलों की रानी के रूप में इसको जाना जाता है, और ये केरल से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। तो झीलों की रानी के नाम से प्रसिद्ध सस्थाम कोटास झील भारत में कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा केरल में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल। ठीक है दोस्तों, आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन बताया और मैं रोज़ 15 क्वेश्चन बताता हूँ, जो कि ग्रुप डी आने वाली एग्ज़ाम में और एनटीपीसी मेंस के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। और ऐसे ही वीडियोज़ और ऐसे ही मज़ेदार जीएस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन भी पहुँचे और मैं रोज़ इस तरह के वीडियो आप लोगों के सामने लाता रहूँ। धन्यवाद।